हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी विच वाज डेवलप्ड बाय मैक्स वेबर। अब जब भी हम ब्यूरोक्रेसी वर्ड सुनते हैं तो यूजुअली हमें गवर्नमेंट ऑफिसेस, पेपर वर्क या अननेसेसरी रूल्स याद आते हैं, लेकिन मैक्स वेबर के कॉन्टेक्स्ट में ब्यूरोक्रेसी का मतलब सिर्फ पेपर वर्क या रेड टेप नहीं होता। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी को एक सिस्टमेटिक एंड रैशनल वे ऑफ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में देखते थे। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, मैक्स वेबर ने इसे क्यों डेवलप किया, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अथॉरिटी के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और फाइनली इस थ्योरी के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी की। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी मैक्स वेबर ने डेवलप की थी और एक क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है। क्लासिकल अप्रोच का मेन फोकस था ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली मैनेज करना बाय क्रिएटिंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। सो मैक्स वेबर का फोकस स्पेसिफिकली था कि ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर रूल्स हो, अथॉरिटी हो एंड डिसिप्लिन हो, राइट। और उनका मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनल प्रेफरेंसेस, फेवरेटिज्म या आर्बिट्री डिसीजन के बेसिस पे ऑपरेट नहीं किया जाना चाहिए। इंस्टीड डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन फॉर्मल रूल्स एंड रैशनल प्रोसीजर्स। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैक्स वेबर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे जहाँ एम्प्लॉयज़ को क्लियरली पता हो कि उनका रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और उनकी अथॉरिटी कितनी है और वो किसको रिपोर्ट करेंगे और डिसीजन किस प्रोसेस के बेसिस पे लिए जाएंगे, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब थोड़ा मैक्स वेबर के बारे में समझते हैं, राइट। सो मैक्स वेबर एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे और उन्होंने सोसाइटी, अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सटेंसिवली स्टडी किया और मैनेजमेंट के फील्ड में उनका सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो मैक्स वेबर ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिवली और सिस्टमेटिकली कैसे मैनेज किया जा सकता है और उन्होंने अथॉरिटी और पावर को भी स्टडी किया और एक्सप्लेन किया कि लोग किसी लीडर या ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी को एक्सेप्ट क्यों करते हैं, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि वेबर को ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की नीड क्यों फील हुई, राइट। तो देखो, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज होती गई उनको मैनेज करना कॉम्प्लेक्स होता गया और अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर रूल्स नहीं हैं, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है और हर डिसीजन पर्सनल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजर किसी एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए प्रमोट करता है क्योंकि वो उसका फ्रेंड है, राइट, वो उसका क्लोज फ्रेंड है, तो ये मेरिट बेस्ड डिसीजंस नहीं होगा। सिमिलरली, अगर एम्प्लॉयज़ को क्लियरली पता नहीं है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। तो मैक्स वेबर का आइडिया था कि ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनल रिलेशनशिप्स के बेसिस पर नहीं बल्कि रैशनल एंड फॉर्मल सिस्टम के बेसिस पर ऑपरेट करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है जहां मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल रूल्स, हायरार्की, डिवीजन ऑफ वर्क, इम्पर्सनैलिटी एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, हर एम्प्लॉय का एक डिफाइंड रोल होता है, अथॉरिटी का एक क्लियर हायरार्की होता है और डिसीजन स्टैब्लिश रूल्स और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग लिए जाता है और एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट और प्रमोट आइडियली उनकी क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंस और मेरिट के बेसिस पे किया जाता है। तो अगर हमें ब्यूरोक्रेसी को एक लाइन में याद करना है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मीन्स managing an organization through a formal and rational structure of rules, authority and responsibility, okay. Now let's move to the next slide. अब आते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पर, ठीक है। सो वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सप्लेन किए। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड इज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, थर्ड इज फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स, फोर्थ इज फॉर्मल सिलेक्शन, इम्पर्सनैलिटी एंड सिक्स्थ है हमारा करियर ओरिएंटेशन, ठीक है। अब इन सबको एक एक करके समझते हैं बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को क्लियरली डिवाइड किया जाता है। हर एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में हम रिक्रूटमेंट, सैलरी, पेरोल, ये सब किसको देते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को देते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग और अकाउंटिंग, टैक्स, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को देते हैं। प्रमोशन, सेल्स, कैंपेन, ये सब मार्केटिंग टीम हैंडल करती है। तो इससे क्या होता है? इससे एम्प्लॉयज़ अपने स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलाइजेशन डेवलप कर सकते हैं, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइन होती है तो कन्फ्यूजन और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हमारा कम हो जाता है। तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्लियर रूल्स एंड स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी के डिफरेंट लेवल्स होना। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय क्या करता है? एक सुपीरियर को रिपोर्ट करता है, फिर सुपीरियर एक मैनेजर को रिपोर्ट करता है, मैनेजर सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर फाइनली टॉप मैनेजमेंट को। इससे एक क्लियर चेन ऑफ कमांड स्टैब्लिश होती है और हर एम्प्लॉय को पता होता है कि वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसके ऊपर कौन अथॉरिटी है। और इसका बेनिफिट ये है कि डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्लियर रहता है, राइट। सो हायरार्की मीन्स अ क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल्स, राइट। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स, राइट। सो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस पर्सनल चॉइसेस के बेसिस पर नहीं होने चाहिए। इंस्टीड ऑर्गेनाइजेशन के पास क्लियरली डिफाइंड रूल्स होने चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में लीव अप्रूवल का एक फिक्स्ड प्रोसेस है, ठीक है, कि आपको इस पोर्टल पे जाना है और आपको ऐसे लीव अप्लाई करनी है और फिर एक ईमेल जाएगा आपके मैनेजर के पास, ठीक है, ये हमारी फिक्स्ड प्रोसेस है। तो एम्प्लॉय को उसी प्रोसेस को फॉलो करना रहेगा जब भी उसको लीव अप्लाई करना रहेगा, जिससे क्या होगा? इससे कंसिस्टेंसी आएगी, ठीक है। अगर सेम सिचुएशन में डिफरेंट एम्प्लॉय के लिए हमने क्या कर दिया? डिफरेंट रूल्स बना दिए, तो उससे क्या हो जाएगा? अनफेयरनेस आ जाएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि उस एम्प्लॉय के लिए रूल्स अलग है, मेरे लिए रूल्स अलग है। तो फॉर्मल रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इसी फीचर का एक नेगेटिव साइड भी है, राइट, जिसको हम लिमिटेशंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फीचर है हमारा फॉर्मल सिलेक्शन। तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते टाइम हम कोई भी पर्सनल कनेक्शंस या फेवरेटिज्म नहीं देखते। सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंस एंड मेरिट, राइट। अगर किसी पोजीशन के लिए एक वैकेंसी है तो हम एक स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स मांगेंगे, तो कैंडिडेट को उन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को हायर करने में हेल्प मिलेगी। एंड इम्पॉर्टेंटली ये फेवरेटिज्म को भी रिड्यूस करेगा, है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, तो हम बोलेंगे कि ये क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंस एंड मेरिट के बेसिस पे होता है, ना कि फेवरेटिज्म या पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पे, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ रूड बिहेव करेंगे या इमोशनलेस होंगे, नहीं। यहाँ इम्पर्सनैलिटी का मीनिंग है कि ऑफिशियल डिसीजन शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल रिलेशनशिप्स और इमोशंस। अगर मैनेजर के दो एम्प्लॉयज़ हैं, एक उसका क्लोज फ्रेंड है और दूसरा इक्वली क्वालिफाइड है, तो मैनेजर को डिसीजंस फ्रेंडशिप के बेसिस पे नहीं लेना है। डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, मतलब सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर रूल्स अप्लाई होंगे एंड इससे हमारा जो पर्सनल बायसनेस है या फेवरेटिज्म है वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि पर्सनल इमोशंस एंड रिलेशनशिप शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस डिसीजन, मतलब जो आपके डिसीजंस हैं वो पर्सनल रिलेशनशिप्स और इमोशंस पर बेस्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है हमारा करियर ओरिएंटेशन, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट को एक करियर के फॉर्म में देखा गया था, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उनके करियर में प्रोग्रेशन हो सकती है और प्रमोशंस जो हैं वो आइडियली मेरिट, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन या फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय एंट्री लेवल पोजीशन से स्टार्ट करता है ना, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो हायर पोजीशंस पे मूव कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ को करियर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है, ठीक है। अब आते हैं मैक्स वेबर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर।
टाइप ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो वेबर ने अथॉरिटी के 3 टाइप्स दिए हैं हमें, राइट। पहला है हमारा ट्रेडिशनल अथॉरिटी, राइट। दूसरा है हमारा कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड थर्ड इज लीगल रैशनल अथॉरिटी। ये 3 टाइप्स यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इन तीनों को सेपरेटली समझते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी का बेसिस होता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। मतलब लोग किसी पर्सन की अथॉरिटी इसलिए एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज ट्रेडिशनली उनके पास अथॉरिटी रही है, ठीक है। एक यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मोनार्की, ठीक है। अगर किंग का पोजीशन फैमिली के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होता है तो लोग उस अथॉरिटी को ट्रेडिशन के बेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं। सो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में ओबीडियंस का रीज़न होता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट हैज़ ट्रेडिशनली बीन डन। यहाँ पे अक्सर जो अथॉरिटी होती है वो अक्सर इनहेरिटेड होती है और पर्सनल लॉयल्टी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सेकेंड टाइप है हमारा कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी का बेसिस होता है लीडर की एक्सेप्शनल पर्सनालिटी और क्वालिटीज़, ठीक है। यहाँ पर फॉलोअर्स किसी लीडर को इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज दे स्ट्रांगली बिलीव इन दैट लीडर, ठीक है। लीडर जो होता है वो इंस्पायरिंग हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी रखता हो ऐसा हो सकता है, या लोग उसके विजन से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो यहाँ अथॉरिटी की फॉर्मल पोजीशन या ट्रेडिशन से नहीं है बल्कि लीडर के करिश्मा से आती है, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मोदी जी का, ठीक है। हम उनके विजन से इंस्पायर होते हैं, हम उनको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत ही एक्सेप्शनल है, राइट। नेक्स्ट इज हमारा लीगल रैशनल अथॉरिटी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा लीगल रैशनल अथॉरिटी। सो लीगल रैशनल अथॉरिटी का बेसिस होता है फॉर्मल रूल्स एंड लॉज। यहाँ लोग किसी इंडिविजुअल को पर्सनली नहीं बल्कि उनकी ऑफिशियल पोजीशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय मैनेजर को पर्सनली लाइक भी करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन इसलिए फॉलो करता है बिकॉज मैनेजर ऑफिशियली उस पोजीशन पर है, राइट। यहाँ अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द ऑफिस और पोजीशन, नॉट सिंपली फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, एंड दिस इज द टाइप ऑफ अथॉरिटी दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन। सो एग्जाम के लिए आपको ये समझना है कि अगर ट्रेडिशनली अथॉरिटी आती है तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक मतलब कि करिश्मा, पर्सनालिटी, एक्सेप्शनल क्वालिटीज, और लीगल रैशनल अथॉरिटी आती है तो आपको रूल्स एंड लॉज को याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज है क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एम्प्लॉय को पता होता है कि उसका काम क्या है, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज इज कंसिस्टेंसी एंड डिसीजन मेकिंग, बिकॉज डिसीजन फॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, पर्सनल बायस रिड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब हम डिसीजंस रूल्स के बेसिस पर लेंगे ना कि पर्सनल चॉइस के बेसिस पर, राइट। थर्ड इज प्रिडिक्टेबिलिटी। एम्प्लॉय को पता होता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट मतलब कि रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन और मेरिट के बेसिस पर होगा, ठीक है। फिफ्थ इज डिफाइंड अथॉरिटी। क्लियर हायरार्की की वजह से अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी डिफाइंड रहती है। एंड सिक्स्थ इज रिड्यूस्ड पर्सनल बायस, मतलब कि हम इस थ्योरी में पर्सनल बायस को रिड्यूस करते हैं। एंड फाइनली ब्यूरोक्रेसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए यूजफुल हो सकती है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। सो ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी ब्रिंग्स स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंसी, कंट्रोल एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है। अब आते हैं थ्योरी की लिमिटेशंस पर, और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो फीचर ब्यूरोक्रेसी की स्ट्रेंथ है ना वही कुछ सिचुएशन में उसकी वीकनेस भी बन गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मल रूल्स कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं, लेकिन टू मेनी रूल्स कैन क्रिएट रेड टेप। रेड टेप का मतलब होता है अननेसेसरी प्रोसीजर्स, एक्सेसिव पेपर वर्क की वजह से अननेसेसरी जो काम है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन है स्लो डिसीजन मेकिंग, है ना। अगर हर डिसीजन के लिए मल्टीपल लेवल्स ऑफ अप्रूवल रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है। आपको ये इस चीज़ का अप्रूवल चाहिए तो आपको 3 मैनेजर्स के सिग्नेचर्स लगेंगे, ठीक है। और अगर एक मैनेजर छुट्टी पे चला गया तो वो डिले हो जाएगा डिसीजन, राइट। थर्ड इज
ब्यूरोक्रेसी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को डिस्करेज कर सकती है। अगर एम्प्लॉयज़ को हर सिचुएशन में स्ट्रिक्टली एग्जिस्टिंग रूल्स को फॉलो करने हैं तो दे मे हैव लेस फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट और ट्राई न्यू अप्रोचेस, राइट। फोर्थ इज रिजिड स्ट्रक्चर में टेक अडॉप्शन डिफिकल्ट, राइट। ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन रिजिड हो सकती है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को क्विकली अडाप्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। एंड फाइनली एक्सेसिव इम्पर्सनैलिटी एम्प्लॉयज रिलेशनशिप्स और सेटिस्फैक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। सो ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल, बट इफ इट टेकन टू एन एक्सट्रीम इट कैन लीड टू रिजिडिटी, रेड टेप, डिलेज एंड लैक ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तो आज हमने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी को डिटेल में समझा। ठीक है, मैक्स वेबर का मेन आइडिया था कि ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक फॉर्मल, राशनल एंड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होना चाहिए, राइट। इस थ्योरी के मेजर एलिमेंट्स थे, डिवीजन ऑफ वर्क था, हायरार्की था, फॉर्मल रूल्स, फॉर्मल सिलेक्शन, इम्पर्सनैलिटी एंड करियर ओरिएंटेशन। ठीक है, वेबर ने हमें 3 टाइप्स दिए अथॉरिटी के, ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक एंड लीगल राशनल अथॉरिटी। ठीक है, जो बेस्ड है आपके रूल्स एंड लॉज पर। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली लीगल राशनल अथॉरिटी पर बेस्ड होती है। एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी के एडवांटेज के साथ साथ हमारे पास उसके लिमिटेशंस भी हैं, जैसे रेड टेप, रिजिडिटी, स्लो डिसीजन मेकिंग और रिड्यूस्ड इनोवेशन। Okay, so if you want to remember the entire theory in one line, bureaucratic management is about managing organization through rules, hierarchy, specialization and rational authority. So I hope this video helped you understand bureaucratic management theory in a simple way. So if you found this video useful, do like the video, subscribe to my channel and keep preparing for UGC NET. I'll see you in the next video. Thank you.